बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थोड़े वेद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, 66 दिनों के बाद आबनाए हरमज को आज़ादी देने का ऐलान किया गया था। ट्रंप ने फ्रीडम प्रोजेक्ट के नाम से फंसे हुए बहरी जहाज़ों को बाहिफाजत निकालने के लिए मदद करने का ऐलान किया था, लेकिन साथ ही ऐसी खबरें आना शुरू हो गई जिससे फिर तशवीश बढ़ गई। ईरान ने दावा किया है कि अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों को आबनाए हरमज में दाखिल होने से रोका गया है। ईरानी फौज का दावा है कि 2 अमरीकी बहरी जंगी जहाज़ों को आबनाए हरमज में दाखिल होने से रोका, उन्हें वार्निंग दी गई, लेकिन इसके बावजूद जब वो ना रुके तो उन पर 2 मिसाइल फायर किए गए, जिसके बाद वो वापस चले गए, उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया। जबकि सेंटकॉम का कहना है कि हमारे किसी जहाज को जो है वो हिट नहीं किया गया। इसके साथ एक और भी खबर है कि आबनाए हरमज में मुत्तहिदा अरब अमारात के टैंकर पर भी हमला किया गया है और इन इकदामात की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में फिर इजाफे का रुझान देखा गया है। हालांकि कल जब ये ऐलान किया गया कि आबनाए हरमज को आज़ादी दी जा रही है, तो फिर उसके बाद पूरी दुनिया में एक इसे अच्छी खबर के तौर पर देखा गया और खुशगवार जो है वो हैरत का इजहार किया गया कि चलें शुक्र है अब मामलाते ज़िंदगी जो हैं और मामूलात जो हैं वो दोबारा जो हैं वो डगर पर आ जाएंगे। लेकिन साथ ही ऐसी खबरों ने फिर तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और अगर इसको थोड़ा सा और ब्रॉस बिट देखें तो मुत्तहिदा अरब अमारात में एक अलर्ट भी जारी किया गया है कि मिसाइल हमला हो सकता है और मोबाइल फ़ोन पर कहा गया है कि आप महफूज मकामात पर शिफ्ट हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किस बात को जाहिर करती हैं। इसके साथ साथ एक और भी खबर है कि फ्रीडम प्रोजेक्ट की हमायत के लिए 15,000 अमरीकी फ़ौजी जो है वो इलाके में तैनात किए जा रहे हैं। इसके साथ अगर हम मज़ीद आबनाए हरमज के हवाले से मामलात को देखें तो अमरीका जो है वो इन पानियों पर अपनी दस्तरस चाहता है और वो साथ ही मुज़ाकरात के नाम से मामलात को आगे बढ़ाकर आबनाए हरमज पर जो है वो अपना कोई ना कोई रोल जो है वो मसल्लत रखना चाहता है। लेकिन ईरान अभी तक इस मामले में जो है वो किसी किस्म की लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं। इस हवाले से मुख्तलिफ हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये जाहिर किया जा रहा है कि अमेरिका जो है वो तो अब चाह रहा है, अब ईरान जो है वो इस पर जारहाना अंदाज जो है वो इख्तियार किए हुए है। इसके साथ एक और अहम खबर भी है कि ईरानी जहाज़ तोस्का जिसे अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया था कुछ दिन पहले, वो जज्बा खैर सगाली के तौर पर पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया और उसके अमले को भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। और डीसी ग्वादर के मुताबिक उस जहाज़ के 15 अरकान को जो है वो ईरान भिजवा दिया गया है। इन तमाम तर इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मोहम्मद मेहदी साहब, तजिया कार हैं, कालम नगार हैं, बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार। जी मेहदी साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम मियां साहब। वालेकुम सलाम। मेहदी साहब ये बताइएगा कि एक तरफ तो जो है वो आबनाए हरमज को आज़ादी देने का ऐलान किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ईरान, अमेरिका और मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं उनके जहाज़ों को आने जाने के लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे हम, और दूसरी तरफ जो है वो इस किस्म के इक़दामात और ईरान की जानिब से आज जो अमेरिकी 2 जंगी बहरी जहाज़ों को हिट किया गया है, इससे तो मामला जो है वो कुछ और ही मंजर पेश कर रहे हैं। असल मामला है क्या, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां साहब आपका शुक्रिया। देखिए मियां साहब, बात ये है कि ये जो सूरत हाल होती है ना जिसे सीज फायर कहा जाता है जी, इस सीज फायर के अंदर यही खतरा मौजूद होता है कि किसी वक्त भी सीज फायर की वायलेशन हो सकती है।
जी। हम देख रहे हैं कि बैरूत के अंदर जो है वो बार बार इस सीज फायर की वायलेशन हो रही है, और इसके बावजूद के बार बार इंटरनेशनली कहा जा रहा है, लेकिन इजराइल जो है वो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा। तो इसी तरह जो सूरत हाल आपके खलीज फारस के अंदर है वो सामने खड़ी हुई है, और ये प्रॉब्लम किसी में सकती है, आ सकती है जब आप नेक टू नेक खड़े हुए हैं, कि आप जो है आई टू आई खड़े हुए हैं, तो आपका किसी वक्त भी कोई गलतफहमी हो सकती है। तो इसलिए इसको हम जो है वो ये तो नहीं कह सकते कि ये कोई बेहतर पोजीशन है, लेकिन मेरा जाती सा ख्याल है कि इन तमाम बातों के बावजूद दोनों पार्टियां जो है वो लड़ाई से अवॉइड कर रही हैं, और खास तौर पे ईरान जो है वो पहले भी लड़ाई नहीं चाहता था, क्योंकि ईरान को अपनी पोटेंशियल का पता है, उसे अपनी दिफाई पोजीशन का पता है, वो समझता है कि अमेरिका के साथ जंग करने के अंदर उसका नुकसान है। देखने वाली बात यह है कि अमेरिका जो है इस सीज फायर को बरकरार रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। तो लगता है ऐसे है कि वो भी बरकरार रखना चाहता है, और वो ये नहीं चाहता कि, और वो भी नहीं समझता कि दोबारा से उसे जंग में जाना चाहिए। लेकिन बहरहाल क्योंकि आमने सामने खड़े हैं तो कोई ना कोई वाकया हो सकता है। ईरान का मसला ये हुआ है कि ईरान की तमाम जो बरामदात है वो रुक गई हैं, और बरामदात बुनियादी तौर पे उसकी पेट्रोल या पेट्रोल से जुड़ी हुई चीजों की थी, और जब वो रुक गई है तो उसके फाइनेंशियल हालात जो है वो मजीद खराब हो रहे हैं, और उसके लिए ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, जिसकी वजह से वो उससे निकलना चाहता है। और जब निकलने की कोशिश करता है तो सामने अमेरिका खड़ा हुआ है, और अमेरिका ने बुनियादी तौर पे नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाजों की नहीं की हुई, बल्कि उन तमाम जहाजों की हुई है जो ईरान की तरफ से तेल लेकर आएंगे, और ईरान ने उस इससे ले आएंगे। तो एक बड़ी टिट फॉर टैट वाली सूरत हाल है। और इसके अंदर यूएई का मामला यह है कि आप देख रहे हैं कि यूएई की तरफ से जी बार बार जो है वो इस किस्म के बयानात आ रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि आइंदा के हालात में ईरान पे भरोसा नहीं किया जा सकता, और वो ये भी समझते हैं कि उनको किसी ना किसी ऐसी इस तरह के सिक्योरिटी जोन में, इस तरह के सिक्योरिटी मामलात में जाना पड़ेगा कि आइंदा से ईरान को ये मौका ना मिले कि ईरान, और वो यहाँ तक भी जाना चाहते हैं कि ईरान ने जो कुछ उनके साथ किया है हमें इसका जवाब देना चाहिए था। तो ये वो सूरत हाल है जिसने इलाकाई कशीदगी को भी बेतहाशा बढ़ा दिया है, और इसीलिए इस किस्म की खदशात पैदा हो रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल बेहतर भी हो जाती है तो उसके बाद जो रीजन होगा, रीजन को कैसे बेहतर किया जाएगा। इसीलिए ये बात भी कष्ट कर रही है कि ईरान ने अगर सुलह हो जाती है तो ईरान ने एक सिक्योरिटी प्लान भी दिया है पूरे इलाके की सिक्योरिटी के हवाले से। तो ईरानी प्लान को क्या बहरीन और यूएई खास तौर पे एक्सेप्ट करेंगे? तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात है जिसमें इफ एंड बट्स शामिल है, और ये नहीं कहा जा सकता कि ये मामला जो है ये बेहतरी की तरफ कब तक जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान और दुनिया के बाकी ममालिक जो कुछ हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस सीज फायर को कम से कम बरकरार रखा जाए, और इसीलिए कल हमारे वजीर खारजा और जो नायब वजीर आजम है उन्होंने जो है वो ये कहा कि हमने जो ईरानी पकड़े गए थे उसको जो है वो हमने उनको छुड़ा लिया और वो ईरान भिजवा दिए, जैसे अभी आपने डीसी साहब के हवाले से बात की है। लेकिन देखिए ना, अभी ये कहा जा रहा है, इस वक्त की ये खबर है कि ईरान की तरफ से यूएई के ऊपर जो है वो क्रूज मिसाइल मारे गए। अब इस वक्त ईरान की क्या जरूरत है? तो इसका एक मतलब और भी है। मतलब ये है कि ईरान के अंदर जो फैसला साजी है ना जी, जो हम बार बार बात कर भी रहे हैं, उसके अंदर काफी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। और बहुत सारी चीजें, ठीक है, डिसेंट्रलाइज आपने अपने दिफा को किया था, लेकिन इस वक्त तो सिचुएशन मुख्तलिफ है, और इस वक्त यूएई के ऊपर मिसाइल मारना, अगर ये खबर दुरुस्त चल रही है तो फिर तो आपको इस बात का बताना पड़ेगा कि ये क्या जरूरत पेश आई कि आपने यूएई पर, क्योंकि पहले तो आप ये कह रहे थे कि अमेरिका जो हम पे हमले कर रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है उन तमाम अड्डों को जो मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में कायम है, और वहां से उसके जहाज उड़ते हैं और वो हम पर हमला करते हैं। लेकिन इस वक्त तो ऐसी कोई चीज आपने अभी तक नहीं बताई कि आपके ऊपर किसी किस्म का हमला हुआ हो। तो ये जो सूरत हाल है ये काफी ज्यादा परेशानी की है, और कुछ लोगों का ख्याल है कि सीज फायर का जो टाइम था वो गुजर चुका है,
और अब अगर किसी नतीजे तक ना पहुंचा गया तो किसी वक्त भी किसी भी गलत फहमी की वजह से दोबारा जंग छिड़ सकती है। जी ठीक। जी फारूक बंगी साहब, ये बताइएगा क्या ये गलत फहमियां पैदा करके कुछ तीसरा फरीक कोई या तीसरी आलमी ताकत जो है वो तो अपने मकासद हासिल नहीं करना चाह रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साहब तीसरा फरीक तो नहीं है। अब तीसरा फरीक भी अगर देखें ऐसे में तो ट्रंप की भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना, उसका भी तो कोई जो है ना, अब अगर देखा जाए आम लफ्जों में दीन ईमान कोई नहीं है, कभी एक तरफ हो जाता है कभी दूसरी तरफ हो जाता है। देखिए एक तरफ तो तजवीज़ जो है ना को एक्सचेंज किया जा रहा है ठीक बजरिए पाकिस्तान, वाशिंगटन को भी भेजे गए थे, अभी वो तजवीज़ जो है ना तेहरान उसका जायजा ले रहा है। और दूसरी तरफ ये है कि आप पता भी है कि इतने 3 हफ्तों से तकरीबन जो है ना वो सीज फायर है जी। और हॉर्मुज जो है ना वो सीज फायर के बाद जो है ना सेकंड स्टिकिंग पॉइंट जो है ना हॉर्मुज है कि वहां पे जो है ना अमन होना चाहिए। और यहाँ पे जो है ना वो प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान करता है कि जी फिर वहां पे 15,000 अफवाज को और फिर जो है ना गाइडेड मिसाइल और फिर जहाज 100 के करीब भेजता है। ये किस लिए? ईरान को तो उस पर भरोसा है नहीं। सही। ईरान के भी तो ईरान कहता है कि दाखिल होगा तो हम करेंगे। आपको पता है आज ईरान ने जो है ना वहां का अपनी हदूद ज़ेर तावील जो है अपना हॉर्मुज के हदूद का जो है ना नक्शा भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने बता दिया है कोई मुबारक से लेकर फुजीरा तक और कशम जजीरे से लेकर उमुल कबीर तक ये बाकायदा तौर पर जो है ना उन्होंने वो नक्शा दिया है कि ये हमारा ज़ेर तावील इलाका है जो किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तो इस सूरत हाल में देखे अब एक सीज फायर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो अगर इस तरह हरकतें होती है अमेरिका की तरफ से तो फिर ये तो फिर रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स में मजीद कशीदगी होगी। उसका प्रोजेक्ट फ्रीडम का क्या मतलब है? मकसद ये था कि जो जहाज सैकड़ों जहाज वहां पे खड़े हैं इतने अरसे से जो नाकाबंदी हो चुकी है उसमें कोई 20,000 के मतलब है कि वो अमला भी है, तो उनको जो है रिस्क्यू करना है और वो जो है जहाजरानी जो है तिजारती जहाजरानी को जो है ना फैसिलिटेट करना है। नहीं बंगी साहब आप ठीक कहते हैं, लेकिन ईरान को ये खदशा है कि अमेरिका जो है वो इस हेल्प के यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना में जो है वो सर, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि हमने 20,000 अमला है उनका तकरीबन और सैकड़ों जहाज है जिसको हमने एक फैसिलिटेट करना है, निकालना है, रेस्क्यू करना है, निकालना है और एक किस्म का हमदोरफ्त उसके आसान बनाना है। और दूसरी तरफ ईरान को तो खदशा है कि इस आड़ में इतने जहाज और गाइडेड मिसाइल और फौज ला करके अगर उसने कोई और हरकत कर दी फिर उसकी तो जिम्मेदारी बनती है। चाहिए थी कि जब ईरान ने खोल दिया था और मुझको तो इनको भी चाहिए कि नाकाबंदी न करता, लेकिन इसका मतलब यह है कि ट्रंप का भी कोई खास इरादा नहीं है ना, मिसट्रस्ट भी तो है ना। सही सही। अच्छा दूसरा जो यूएई के साथ ईरान का क्या मामला है उस पे इस वक्त जो एक जारहाना मूड में ईरान की तरफ से जो है वो मामला तो उठाए जा रहे हैं, तो ये क्या समझते हैं आप कि ये कोई दोबारा किसी कोई जंग की तरफ इशारा है, दबाव में लाना चाहता है या कुछ अंदर खाते और मामला चल रहे हैं? देखिए जी एक बात तो है कि मेहदी साहब ने जस्ट फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया कि बात यह है कि इस वक्त तो कोई जवाब नहीं बनता है। पहले तो अड्डों की बात ही बेसिस थी, फैसिलिटी थी, वो ईरान की तरफ से एक जवाब था कि फैसिलिटी चूंकि हमारे खिलाफ वहां से इस्तेमाल हो रही है तो इसको जवाब कोई नहीं बनता है इस वक्त, क्योंकि लेकिन अभी जो नक्शा जारी किया इसकी भी आपको हदूद जो है यूएई के साथ जो है ना मिलती हैं हदूद, लेकिन इसका तो यह है कि ईरान इसकी वजाहत करेगा कि क्यों अगर इस तरह कोई मिसाइल हुआ है। अभी तो मतलब है कि ईरान की तरफ से भी कोई बात नहीं हुई है ना कि मिसाइल हमला हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि इस वक्त तो उसके खिलाफ जाएगा ईरान की ये। ठीक ठीक जी। मेहदी साहब एक तरफ तो ये मामला चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी और मुख्तलिफ तजावीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान बदस्तूर जो है वो एक मीडिएटर का किरदार अदा कर रहा है और बड़े अच्छे तरीके से मामलात को अभी तक जो है वो सुलझाने के लिए जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। तो क्या समझते हैं आप कि ये एक तरफ ये सारा कुछ दोबारा से फिर जारहाना इक़दामात और ये सारे एक मामलात और दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो हावी हो जाएंगे या जंग के दोबारा इम्कानात बढ़ रहे हैं? और इसमें इसके साथ ये भी सवाल ले लीजिएगा कि क्या कुछ बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं वो अमेरिका और ईरान के दरमियान सुलहजोई के रास्ते में रुकावटें हैं? देखिए मियां साहब, बात असल में ये है कि जिस वक्त ये जंग शुरू हुई, आप इसको लेकर चले जून के महीने से ना, जब ये पहली दफा जंग हुई,
तो अगर आप इसको देखें तो उसके बाद जो है वो आपस के अंदर डिस्कस जो है ना वो बेतहाशा है। और अमेरिका और उसके अंदर जो पहले दिन का प्रॉब्लम था वो आज भी जो बातें सामने आ रही है कि ईरान अभी भी इस बात पर बाजिद है कि 3.6 इनरिचमेंट जो है वो जारी रखेगा। अच्छा, ये सारी बातचीत तो जो थी जंग से पहले भी मौजूद थी कि 3.6 वो जारी रखेगा। तो मसला तो फिर जूं का तू हो गया। अब जूं का तू हो गया है तो दोनों की जो राय आमा है उसके अंदर मामलात ये हो गए हैं कि जीत की सूरत सिर्फ ये होगी कि अगर ईरान टोटली अपना एटमी प्रोग्राम को खत्म कर देता है। अब ये अमेरिका का वो है, ईरान ये समझता है कि अगर हमने ऐसा किया, और ईरान को जरा एक बात को आप जहन में रखिएगा कि वहां पर सिर्फ मसला ये नहीं है कि वहां पर कोई सियासी तौर पर आप ऊपर नीचे जा रहे हैं जैसे अमेरिका के अंदर है कि डेमोक्रेट्स है और रिपब्लिकन है और आप उसमें अपनी राय आमा में ऊपर नीचे जा रहे हैं। वहां ये है कि वहां जो मुखालफिन आपके हैं उन्होंने भी साला साल से कुर्बानियां दी हुई हैं, जाने अपनी दी हुई हैं, और इस वक्त भी आप जो बंदा भी जरा सा कुसक रहा है आप उसको बिल्कुल वही सजा दे रहे हैं जो इससे पहले दे रहे थे। तो ईरान के अंदर सूरत हाल ये है कि अगर वो ये वाली बात एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने इनरिचमेंट खत्म कर दी, तो उसके बाद जो है ईरान के अंदर जो हामी तबके भी हैं वो भी जो है उनके अंदर भी एक मायूसी की फिजा पैदा होगी और जो मुखालफीन है वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। तो ईरान का और अमेरिका के एक इस बैलेंस को भी समझने की जरूरत है कि वहां तो यही ज्यादा हो सकता है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है वो रिपब्लिकन पार्टी हार जाए, लेकिन ईरान के अंदर जो मुफादात अमेरिका हासिल करना चाहता है और जो जंग की सूरत में नहीं मिल सके हैं वो दूसरी सूरत में उस तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए ईरान के पास भी जो है वो बहुत ज्यादा लेवरेज नहीं है कि वो बहुत सारी बातों को मान ले, क्योंकि उस मानने का मतलब ये होगा कि ये हुकूमत जो है ये बहुत ज्यादा कमजोरी की विकेट पे चली जाएगी। तो इस बात को जो है वो मसला है जिसकी वजह से मामलात जो है वो नहीं जा रहे। दूसरा बड़ा मसला ये है कि ईरान जो है वो अपनी जो उसके साथी थे जो जिसको उर्फे आम में लोग प्रॉक्सी कहते हैं, मैं उन ईरान का इत्तेहादी समझता हूं ताकतों को, उन ताकतों का के बारे में भी जो अमेरिका वगैरह की बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इस सुलह के बावजूद वो उन ताकतों को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान की जो पहली डिफेंस लाइन है इजराइल के मुकाबले के ऊपर, उसके साथ जो है वो उसी तरह का सख्त रवैया बरकरार रहेगा इस सुलह के बावजूद। तो ये भी एक ईरान के लिए जो है वो, क्योंकि अगर वो ये बात मान ले कि जो उसके कल तक इत्तेहादी थे अब वो उनके लिए उनको प्रोटेक्ट करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा, तो उसकी जो उसने जो एक पूरा एक अपना पिछले 46 साल के अंदर एक तरतीब दी है अपनी हुकूमत साजी को, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है उसके बैनुल अक़वामी दोस्त है। किसी जगहों पर वो दोस्त जो है वो आपको बाकायदा लड़ने वाली फोर्स की शक्ल में मिलते हैं, कुछ ममालिक के अंदर वो लोग जो हैं वो सिर्फ वहां पर एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा सारा मामला है जिस मामले को ईरान ने देखकर सुलह के ऊपर दस्तखत करने, अदरवाइज वो किसी ऐसी सुलह पर जाता है तो उसके ना अपने हाथ में ईरान बचेगा और ना जो उसने पूरी दुनिया में 46 साल के अंदर अपने इत्तेहादी पैदा किए थे ना वो बच सकेंगे। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि बैनुल अक़वामी ताकतें क्या चाहती है, देखिए बैनुल अक़वामी ताकतें तो हमेशा ये चाहती है, हमने वियतनाम में देखा, अफगानिस्तान में देखा कि जब आप उलझ जाते हैं तो आपकी मुखालिफ ताकत ये कोशिश करती है कि आप उलझे रहे और मैक्सिमम उलझने की सूरत में आपका जो पता होता है कि फाइनेंशियल लॉस जो है वो तो हो रहा है। अब जो असल लॉस होता है जो हमने देखा वियतनाम में भी था और अफगानिस्तान में भी था, वो बॉडी बैग्स का वापस जाना है। आज वाले दिन तक अमेरिका ने अपनी इस सूरत हाल को बचाया हुआ है और उसके बॉडी बैग्स वापस नहीं जा रहे। जो भी नुकसान हो रहा है वो फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। तो दूसरी ताकतें ये जरूर चाहेंगी कि बॉडी बैग्स भी वापस जाए और अमेरिका की जो हेजमनी है उसको किसी ना किसी तरह शटर किया जाए, किसी ना किसी तरह कमजोर किया जाए। तो ये पॉलिसी जो है ये इंटरनेशनली हो सकती है और खास तौर पे जो दोनों बड़ी ताकतें समझी जाती थी कोल्ड वॉर के अंदर, और वो ये समझते हैं कि उनको इस लेवल तक लाने के अंदर अमेरिका का बहुत हाथ है
और आज जो है वो दरियाए आमू से लेकर और रोमानिया तक जो एक मुल्क हुआ करता था, वो मुल्क जो है अब सिर्फ और सिर्फ जो है वो रशिया की शक्ल में बचा हुआ है। तो ये उनकी ख्वाहिश है कि वो भी किसी तरह इसका बदला लें, और अगर ईरान ये सरजमीन मिल सकती है तो रशिया के लिए ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक हालात उस जगह तक नहीं गए। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मेहदी साहब। नाज़रीन, यहाँ बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे मशरक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर, और ख़ास करके आबनाए हरमज़ में जारी कशमकश के हवाले से। आज की दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं कि एक तो अभी आबनाए हरमज़ में जो है वो ईरान ने 2 अमरीकी जहाज़ों को हिट किया था, और अभी ताज़ा खबर आई है कि फजीरा में मुत्तहिदा अरब अमारात का इलाका है फजीरा, वहाँ आयल तनसीबात पर ड्रोन मिसाइल हमला हुआ है और उसमें आयल तनसीबात पर आग लग गई है। अभी हमें ज्वाइन किया है हामिद खान अल-मशरकी साहब ने, सीनियर तजियाकार हैं और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं। दुनिया भर के टीवी चैनल्स पर आप उनके तबसरे तजिए सुनते रहते हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियानगार। हामिद खान साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि एक तरफ बहुत कोशिशें की जा रही थी मामलात को सुलझाने के लिए, ये तो मामलात मजीद उलझते नजर आ रहे हैं। कल ट्रंप का कहना था कि हम पीर से आबनाए हरमज़ को आज़ादी दे रहे हैं, और आज उनके 2 बहरी जंगी जहाज़ों को ईरान ने हिट किया है और उनको वहां आने से, उनको दाखिल होने से आबनाए हरमज़ में रोक दिया है। और साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात के एक ऑयल टैंकर जो था उसको निशाना बनाया गया, और अभी ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसमें फजीरा के इलाका में आयल तनसीबात पर ड्रोन मिसाइल हमला किया है ईरान ने। तो ये मामलात सारे, और अचानक ईरान की तरफ से ये जारहाना अंदाज, इसके पीछे क्या अवामल कार फरमा हो सकते हैं? ये किस तरफ को जा रहे हैं मामलात? बहुत शुक्रिया मियां साहब। सूरत हाल जो है वो उसी तरह, जो मैं बार बार कहता हूं कि ये जंगबंदी जो है ये बिल्कुल एक चिंगारी सुलग गई तो ये जंगबंदी खत्म हो जाएगी और सूरत हाल दोबारा कशीदा हो जाएगी। और जंगबंदी के लिए जो मामलात थे उसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो थी दोनों तरफ से रिस्ट्रेन शो करना। अब सूरत हाल के अंदर देखिए, जो सदर ट्रंप ने रात को ऐलान किया वो एक यकतरफा सा ऐलान था। उसके जवाब में मैंने रात को ही एक चैनल पे कहा, मैंने कहा ये देखना होगा कि क्या ये जंगबंदी, ये जो नाकाबंदी खत्म हो रही है, ये ईरान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग से और म्यूचुअल रजामंदी से हो रही है, क्या दोनों अपनी नाकाबंदी खत्म कर रहे हैं? अगर एक तरफा है तो फिर तो ईरान, इसका मतलब है कि उसको नहीं मानेगा, और वही सूरत हाल अभी हुई है। दूसरी चीज ये है कि जंगबंदी से, नाकाबंदी से ज्यादा वो मुज़ाकरात, वो जो 20 नुकात दिए गए, उनका कोई जवाब नहीं अमेरिका की तरफ से आया, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। जब तक मुज़ाकरात में मुआहदे की खातमी शक्ल की तरफ नहीं आएंगे, मैं समझता हूं कि जंगबंदी जो है वो ज्यादा अरसा नहीं चल सकती, और यही सूरत हाल अभी हमें होती हुई नजर आ रही है। और मतलब लेकिन ये जंग जो थी ये मसल्लत की थी अमेरिका ने और इसराइल ने, और उसमें पूरी दुनिया की जो सिंपथीज थी वो ईरान के साथ थी, और अभी तक जो था वो जारहाना अंदाज अमेरिका की तरफ से था, और सारी दुनिया ये समझ रही थी कि अमेरिका की वजह से जो है पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है, अफरा तफरी का आलम है, मईशतें जो हैं वो लड़खड़ा रही हैं। लेकिन आज की जो सूरत हाल है उसमें बेशक हो सकता है कि चूंकि उसके अपने मकासद हो सकते हैं अमेरिका के, उनके 2 बहरी जंगी जहाज़ों ने जाके टेस्ट लगा के चेक करने की कोशिश की होगी कि ईरान आगे से क्या जवाब देता है। लेकिन ईरान ने एक तसल्ली बख्श जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जी जब तक हमारे साथ मामला तय नहीं होते ये जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकते, और उन्होंने उनको मिसाइल से हिट भी किया, जिसके बाद वो वापस चले गए। और दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल हमले, तो ये तो सारी जो सिम्पथीज थी वो तो ईरान के अगेंस्ट ही चली जाएंगी कि अब तो ईरान की तरफ से ऐसे लग रहा है कि जैसे वो जंग जारी रखना चाहता है और वो मजीद जंग में उलझना चाहता है।
देखिए मियां साहब, अभी इसके अंदर एक चीज देखनी होगी कि क्या वाकई ही ईरान ने ही ये मिसाइल दागे हैं या ये कोई स्पॉइलर फैक्टर है इसराइल का या कोई और। क्योंकि देखिए बात ये है कि सऊदी अरब के ऊपर भी उसने इसराइल ने 2 बार मिसाइल ऐसे दागे हैं जो कि इस ईरान की तरफ से नहीं आए थे। सो हमें ये देखना होगा कि क्या ईरान इन मिसाइल हमलों को ऑन करता है या नहीं। ठीक है। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूँ हमें अभी मद्देनजर रखनी होगी, वो है पूरी दुनिया के अंदर जो इस वक्त बहरान है ऑयल के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से, तो अब में हरमुज तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से अब खुलनी चाहिए ताकि मुज़ाकरात के लिए जो है वो फिजा साजगार हो सके। बाकी ये कि अभी इस वेरिफिकेशन वो जरूरी है कि हमला जो है ये ईरान की तरफ से ही हुआ है या ये कोई स्पॉइलर फैक्टर है जो जंग को दोबारा भड़काना चाहता है। सही सही जी। फारूक बंगश साहब, आप क्या समझते हैं कि इसके पीछे क्या वामल कार फरमा हो सकते हैं? जिस तरह अहमद खान मशरकी साहब ने कहा कि हो सकता है कि ये इसराइल या किसी और फरीक की तरफ से ये किसी ने शरारत की हो फजीरा पर जो हमला हुआ। मैं साहब पहले भी जो आपने पूछा था मैंने ये बताया था इससे पहले कि भाई वो जब तक ईरान कंफर्म नहीं करेगा ये हम नहीं बता सकते कि क्यों। क्योंकि फजीरा, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि आज जो उन्होंने नक्शा जारी किया ज़ेरे तहवील होर्मुज़ के, तो इसमें जो है ना वो कोई मुबारक से लेकर के फजीरा तक, फजीरा वो जगह है जो ऑयल स्टोरेज है, मतलब है कि एनर्जी के ऑयल के हवाले से देखिए हब है आउटसाइड ऑफ होर्मुज़। तो वो ये है कि टैंकर का तो शायद हुआ हो, तो ये हो सकता है कि किसी ने इसको ट्रिगर करने के लिए हो चुका हो, क्योंकि ईरान ही बताएगा ना, कंफर्म करेगा। सही सही सही। अच्छा, लेकिन मशरकी साहब आपकी तरफ में आता हूँ, चूंकि साथ साथ मुज़ाकरात भी चल रहे थे, पाकिस्तान की बड़ी कोशिशें थी, पाकिस्तान ने जो है वो दोबारा से मुज़ाकरात को ट्रैक पर लाने में बड़ी बहुत मेहनत की और दोबारा ये ट्रैक पर आ गए थे। लेकिन अब आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बाद ये मुज़ाकरात को कहाँ देख रहे हैं आप? हम साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? समझता हूँ कि अभी उनकी बरकरार है। अच्छा जी। और पाकिस्तान, चाइना, मिस्र की तरफ से फील्ड मार्शल साहब की कोशिशें, मैं अभी समझता हूं कि इंशाअल्लाह मुज़ाकरात की कोई ना कोई राह निकल आएगी और अल्लाह करे कि ये जो अटैक है ये स्पॉइलर की तरफ से ही साबित हो ताकि दुनिया को पता चले कि असल अमन का दुश्मन कौन है। अगर ईरान की तरफ से ये हुआ है तो उसके अंदर भी मैं आपको एक फैक्टर बताता चलूं कि ईरान के अंदर भी मोसाद बहुत पेनिट्रेट कर चुकी है। ये देखना होगा कि क्या ईरान की सरकार, गवर्नमेंट उसको ऑन करती है उस अटैक को, या वो ईरान उससे लाताल्लुकी का इजहार करता है। जगह पर भी इतलात हैं कि कुछ जगहों के ऊपर मोसाद जो है वो ईरानी सरजमीन भी इस्तेमाल कर सकता है। सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है। मैंने इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल पढ़ा और उसने कहा जी कि ईरान के अंदर भी मोसाद के ऐसे कुछ सोर्सेज हैं कि जिसके तहत वो कंफ्यूजन फैलाने के लिए अटैक कर सकते हैं। और फुजैरा बहुत करीब है ईरान के, ये आपने हुर्मुज के भी बिल्कुल साथ है और ये बहुत नियर बाई है। सो इस हवाले से जियोग्राफिकली देखना होगा कि क्या ये किया गया है ईरान की तरफ से, उसकी क्या वजूहात हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम दुनिया को समझना होगा कि मुज़ाकरात फौरी तौर पर मंतकी अंजाम तक पहुंचने बहुत जरूरी है, वरना स्पॉइलर्स जो हैं वो अपना काम कर जाएंगे और दुनिया एक बार फिर अंधी जंग में धकेल दी जाएगी। ठीक है हामिद साहब, एक और बड़ी अहम खबर है, वैसे उसको आलमी सतह पर इतनी पजीराई नहीं मिली या उसे जो है वो हाईलाइट नहीं किया गया, लेकिन वो बड़ी, मैं समझता हूँ कि अहम खबर थी कि सिस्तान के इलाका में जो है वो पासदारान इनकलाब के एक फौजी काफिला पर हमला हुआ जिसमें एक फौजी हलाक और काफ़ी सारे जख्मी हुए थे। तो ये तो ईरान के अंदर से मामला अब शुरू हो गए हैं और इससे पहले तो ये समझा जा रहा था कि ईरान जो है वो यकजा हो गया है और उसमें जो उनके मुखालफीन भी थे हुकूमत के, वो भी जो है हुकूमत के साथ खड़े हो गए। लेकिन ये अब जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, जिस तरफ आपने भी एक इशारा किया कि मोसाद भी वहाँ से हमला कर सकता है, और दूसरा ये सिस्तान के इलाका में जो हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल मेरी नजर से गुजरे और आप बिल्कुल राइटली सही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसको आसान नहीं लेना चाहिए। ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है।
देखिए सिस्तान के इलाके हो गए, कुर्दिस्तान के इलाके हो गए, बहुत सारे इलाकों के अंदर बहरहाल जो ईरान रिजीम के खिलाफ जो जज्बात है और बहुत सारे मामलात हैं जिनको मोसाद ने बहुत भड़काया हुआ है, उनके एक्टिव होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और इसीलिए बार बार ये बात की जा रही है कि अब वक्त आ गया है जहां पर ईरान की जो पासदाराने इनकलाब है वो बड़ी वाज़ेह पोजीशन लें और अपना जो जिसको कहते हैं इन विद इन ईरान जो एस्टेब्लिशमेंट है जो उसका कंट्रोल किसी भी हालत में किसी भी तरह किसी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है अभी तक उसमें उनको कामयाबी है, लेकिन जो जो वक्त गुजरेगा वो सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। इसीलिए अमेरिका और आप देखें कि बहुत सारी जो कुव्वतें हैं वो मुज़ाकरात को थोड़ा डिले करने में अपना बेनिफिट समझ रही हैं। पहले जंग बंदी के बेनिफिट को सिर्फ ईरान के लिए देखा जा रहा था, लेकिन अब सूरत हाल ऐसी है कि जंग बंदी का बेनिफिट जो है वो ईरान के साथ साथ सबसे ज्यादा इसराइल इस अंदाज में उठा सकता है कि एक नया महाज खोल सकता है ईरान को अंदर से कमजोर करने के लिए। इसलिए मैं समझता हूं कि ईरान पाकिस्तान जिस तरह बार बार कोशिश कर रहा है कि हर हालत में एक बार सीज फायर को मुस्तकिल जंगबंदी में कन्वर्ट करा दिया जाए ताकि सूरत हाल जो है वो किसी भी हालत में मजीद तबाही की तरफ ना जाए। जी फरूक मंगई साहब, आप क्या समझते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल जो डेवलप हो गई है इसमें किसका क्या किरदार बनता है? क्या इसको इसी तरह से देखा जाएगा या कि फौरी तौर पर कहीं, क्योंकि मीडिएटर का किरदार तो पाकिस्तान ही अदा कर रहा है, तो दोनों से बात करके कोई असल सूरत हाल जो है वो सामने लाना इस वक्त पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अहम नहीं है? लेकिन सर मैं आपको एक सिस्तान के हवाले से बता दूं कि जो अफगानिस्तान में 20 यूएन टीम की रिपोर्ट के मुताबिक तंजीमें जो ऑपरेट करी दहशतगर्द, उसमें कुछ 2 तंजीमें ऐसी भी है उसका नाम लेना मुनासिब मैं नहीं समझता हूं, जो इस वक्त जो है ना प्रॉक्सी इन टीम मतलब है ईरान के इस इलाके में जो है ना पहले से ऑपरेटिव है। ठीक है। और इससे पहले भी कई प्रॉक्सियां वहां चलती रही है और ये चलता रहा। इसका ईरान पे मेरे ख्याल में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस किस्म की प्रॉक्सियां जो होती है वो क्या करती है कि इंस्टेबिलिटी सी नजायज पैदा उठाती है। हमारे साथ भी आप देखते हैं मगरबी बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है। पहली बात, इस वक्त 2 चीजें, एक इत्तेमाद साजी की मुहिम है, आप देख रहे हैं कि चल रहे हैं कि जैसे कि वो जहाज और अमले को हवाले कर दिया, ये भी इत्तेमाद साजी भी इनका हिस्सा है एक किस्म का। इससे पहले जो है आपको पता है कि पाकिस्तान ने वो राहदारी की इजाजत दी भी इत्तेमाद साजी है एक किस्म की। उससे पहले फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के हवाले से पाकिस्तान का एक डिमांड था कि जी आप ICRC के जरिए कुछ इमदाद भेजी जाए, वो भी चली गई थी। एक तरफ तो पैरेलल वो चल रहा है, दूसरी तरफ ये है कि जो तजावीज़ है वो वाया पाकिस्तान जो है ना वाशिंगटन से फिर जो है ना ईरान को दी जा रही है। अब देखिए ईरान के इस वक्त 2-3 चीजें बड़ी अहम है। ईरान ने जो क्लियर कट बताया है, एक तो यह कि ईरानी सरहदों से फौज को हटा दिया जाए, वाज़े तौर पे उसने बताया। दूसरा बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करें। तीसरी चीज अस्करी कार्रवाई अमेरिका रोक दे। अच्छा, लेकिन इस वक्त जो मेजर वो फ्लैश पॉइंट बना हुआ है वो हुर्मुज है कि अगर हुर्मुज में मतलब है कि नाकाबंदी खत्म की जाए जैसे डॉक्टर साहब ने भी फरमाया, तो फिर यह है कि सीज फायर को मुस्तकिल करना आसान हो जाएगा। और सीज फायर जो मुस्तकिल हो जाए तो फिर यह है कि मुज़ाकराती अमल जितनी भी राउंड में होगा जारी रखना आसान होगा, कुछ ना कुछ तय हो जाएगा, पार्शल तो तय होगा। सही। अब ये मुज़ाकरात के हवाले से आपको पता है कि वो जो बातचीत वहां से हो रही है, पाकिस्तान ऑन बोर्ड है ऑलरेडी, पाकिस्तान की कोशिश है, तो उधर से जो जवाब आएगा पाकिस्तान तो उसी वक्त ऑलरेडी तैयार है उसके लिए। लेकिन अभी जवाब अभी मुबहम न्यूज जो है वो गर्दिश कर रही हैं और दुनिया को इस पर तशवीश है, तो क्या तरीकाकार हो सकता है कि ईरान से भी बात कर ली जाए और अमेरिका से? देखिए सर, ये मुज़ाकरात आपको पहले भी मैंने बताया था पिछले हफ्ते भी कि इसमें 3-4-5 दिन तो लगेंगे कि जो एक्सचेंज होंगे, तो फिर अगले हफ्ते अगर कुछ होगा तो फिर ही मुमकिन है एक, जब तक जवाब। लेकिन साथ में ये जो फ्री प्रोजेक्ट शुरू कर दिया फ्रीडम का और एक नया जो है चिंगारी लगा दी गई हुर्मुज में, जब तक हुर्मुज को दोनों तरफ से अगर खोल दिया जाए, एक तो देखिए शिपिंग रूट्स खोल दी जाए तो एनर्जी लेवल जो है ना इस वक्त वो स्टेबल हो जाएगा। कीमती तमाम ममालिक जो है ना, ख्वाह वो मीडिएटर है, फैसिलिटेटर है, जो भी है वो तमाम के तमाम जो है ना इलाके के ममालिक सफर कर रहे हैं ना। एक तो ऑयल जो है ना क्राइसिस खत्म हो जाएगा और दूसरी एतमाद साजी का अहम पहलू भी यही है, क्योंकि इस वक्त फ्लैश पॉइंट है हुर्मुज। हुर्मुज में अगर स्टेबिलिटी आ जाए तो मुज़ाकरात हो जाएंगे। ये तो अभी जैसे ईरान ने कहा है कि जो है ना बाल जो है वो अमेरिकन कोर्ट में है, वाशिंगटन को चाहिए कि वो उसका पहल करे बजाय इसके कि फ्रीडम करता है मैं ये शुरू करता हूँ ये करता हूँ, ये तो मिसट्रस्ट है, वो तो भरोसा नहीं करेगा ईरान इस पे। सही जी। डॉक्टर साहब, अहमद खान साहब,
ये बताइएगा कि इस सारे मामलात के पीछे बहुत सारे, अच्छा उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। अच्छा खान साहब आप बताइएगा कि इस सारे मामलात के पीछे बहुत बड़ा जो मामला है वो तजारत का भी है, ट्रेड है और तवानाई का मामला है। पूरी दुनिया में फ्यूल की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और ज़ाहिर है इससे किसी न किसी को तो फ़ायदा पहुंच रहा होगा और कहीं इसका मकसद, और ट्रेड भी रुकी हुई है, बल्कि मिडल ईस्ट पूरा जो है वो उसकी रौनकें मांद पड़ी हुई हैं। वहाँ अभी तक जो है वो हालात जो हैं वो मामूल पर नहीं आ पा रहे, बल्कि ये कल के ट्रंप के ऐलान के बाद कहा जा रहा था कि मिडल ईस्ट में अब मामूलात ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ जाएंगी, लेकिन आज फिर टेंशन बढ़ गई है। और इस सारे मामलात में आप क्या देखते हैं, कहीं इस सारी जंग का मकसद कोई फाइनेंशियल तो नहीं है? देखिए फाइनेंशियल इसमें देखिए मेरे साहब, जो इलाके सफर कर रहे हैं उनको किसी और जगह से एनर्जी तो मिल नहीं रही ना, या तो ये हो कि किसी ने अपना तेल बेचना हो, क्योंकि इनडायरेक्टली वो भी इफेक्ट इतना नहीं होता है अमेरिका जितना ये खिता हो रहा है, जितना ईरान खुद हो रहा है, क्योंकि इसके एक्सपोर्ट का मामला है जितना, और रास्ते का, बल्कि वहां से रेवेन्यू उस रास्ते से लोग गुजरते हैं, तो इफेक्ट वो अमेरिका तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा। इफेक्ट तो हम हो रहे हैं, खिता हो रहा है। तो जो शिपिंग, जब तक आप इसको जो है ना रिलैक्स नहीं करेंगे ये मामला हल नहीं होगा। पहली बात वो है। दूसरी देखिए ईरान की तरफ से क्या, वो कहता है जी पाबंदियां आप रिलीफ दे दे थोड़ा पार्शली, और साथ साथ यह है कि नाकाबंदी खत्म करे और साथ साथ फौजों को हटाए, और अमेरिका जो है एक ही पॉइंट पर कि नहीं जी आप न्यूक्लियर रोल बैक करे। तो ये तो मुज़ाकरात के टेबल पे मामलात हल होते हैं ना। इसके लिए सबसे पहले देखिए अगर रिवर्स हो गया तो ये बहुत बड़ी जंग स्टार्ट हो जाएगी, इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर तो अब जो कुछ आ रहा है ये भी बंद हो जाएगा। नहीं तो इसमें जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की तो नहीं ना बनती, दुनिया के दूसरे मालिक जो गहरी नजर रखे हुए हैं या जो रोल अदा कर सकते हैं, तो उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए बाकी इसमें कौन, तुर्किया है, इजिप्ट है, सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, लेकिन ओमान ज्यादातर, ओमान उसके साथ कांटेक्ट में है, ज्यादा रोल ओमान का और पाकिस्तान का। पाकिस्तान मैसेज कैरियर भी है और उसके अलावा जो है ना कम्युनिकेटर भी है और साथ साथ मीडिएटर भी है, अब तो उनका निगोशिएटर भी है, मतलब एक किस्म के बातचीत भी कर रहा है। पाकिस्तान पे तो भारी जिम्मेदारी है, पाकिस्तान होस्ट भी है, सब कुछ है। पाकिस्तान इस वक्त जितनी कोशिशें पाकिस्तान कर रहे हैं मेरे ख्याल में सेकंड जो है ना ओमान के अलावा कोई नहीं कर रहा है इतना। बाकी तो प्रेशर है एक किस्म की, लेकिन इस वक्त दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो दोनों का मूड कुछ डिफरेंट है। जी ठीक ठीक। अच्छा बंगी साहब, चूंकि प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ जा रहा है, तो ये बताइएगा कि अगर ये मामला तो मजीद कशीदा होते हैं तो पाकिस्तान पर इसके क्या इफेक्ट आएंगे? देखिए जी पाकिस्तान पे इफेक्ट सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ रहे हैं हमारे यहाँ पे आयल का सबसे बड़ा इफेक्ट यही है, कशीदा अगर होते हैं। ठीक। सेकंड चीज ये है कि बाकी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिकली हमारे ऊपर इतना नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ हम पहले कर सकते थे वो हमने किया और बाद में ही हम करेंगे। हम दोनों के लिए काबिल एतमाद है, दोनों का हमारे ऊपर ट्रस्ट है। लेकिन मैं आपको दोनों का थोड़ा बहुत एक विल बताना चाहता हूँ। पहले देखिए जो ईरान है ना वो इस वक्त सरेंडर की पोजीशन में नहीं है, कोई सरेंडर पोस्टर उसका कोई भी नहीं है, एक क्लियर कट के वो सरेंडर कभी भी नहीं करेगा। एक पॉइंट तो उसका ये है, सेंक्शन में वो चाहता है कि मुझे थोड़ा बहुत रिलैक्स किया जाए, और स्ट्रेटेजी उसकी जो है वो प्रोलॉन्ग क्राइसिस को प्रोलॉन्ग करना चाहता है, इतना भी जल्दी सरेंडर करने की पोजीशन में नहीं है कि कर ली। उसके अलावा उसका जो डॉक्ट्राइनल रिटिलेटरी है, अब देखिए उसने फौरन हिट कर दिया। हाँ जी हाँ, उसने अपना डॉक्ट्राइन चेंज किया है थोड़ा बहुत, और नेगोशिएशन का मिसट्रस्ट खत्म हो जाए तो नेगोशिएशन ईरान कभी नहीं जाएगा। लेकिन जब हम विल देखते हैं यूएस अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट का जो है ना उसका थोड़ा सा प्रेशर डॉक्ट्राइन है। अच्छा। आप देख रहे हैं कि वो मिलिट्री इकोनॉमी दोनों, एक तरफ हॉर्मुज़ पे बंद किया हुआ है ताकि उसको जो रेवेन्यू है वो बंद हो, और दूसरा मिलिट्री का भी टेक्टिकल भी एक। दूसरी चीज ये है कि वो कहता है कि डील्स द सिचुएशन, मतलब है कि अमेरिकन टर्म्स, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे हल हो, ऐसा जंगी ऐसे नहीं हो, मतलब है कि निगोशिएशन ऐसे नहीं होते कि जो मैं चाहता हूं तो वो। सेकंड चीज उसमें ये है कि डेडलाइन डिप्लोमेसी है उसकी, देखते अल्टीमेटम देते हैं मैं हमला करने वाला हूं, मैं ये करूंगा, अजीब से लैंग्वेज है उसकी। ये भी तो सबको जाहिर है ना, ये भी तो इफेक्ट पड़ेगा नेगोशिएशन पे। तो वो भी है, रिपीटेड अल्टीमेटम उसने दिया अभी तक, और उसका रिजल्ट क्या निकला कि कोई कहता है कि अब हमला, जब हमले की बात करता है तो ऑयल क्राइसिस पैदा हो जाता है, थोड़े से नरमी करता है तो मार्केटी भी ऊपर जाती है, बल्कि उसके बयानात से, ट्रंप के बयानात से तो मार्केटी भी तबाह हो गई है।
हमारे यहाँ तो मार्केट भी क्रैश हो जाती है। बिल्कुल तो सही। ये है कि नेवल डिप्लॉयमेंट भी कर दिया है उसने भी, तो वो उसका जो है ना रिजिड रवैया है, उसको रवैया थोड़ा सा नरम करना पड़ेगा। अगर वो इस होर्मुज का मामले को हल करे तो कल मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया फरूक बंगश साहब और डॉक्टर हामिद खान मशरकी साहब और मोहम्मद मेहदी साहब गुफ्तगू करने के लिए। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।